हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारे? केमिकल काइनेटिक्स की। इससे पहले वाली जो दो क्लास थी उनमें हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, और स्टोइकियोमेट्री पर किस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे नीट के पेपर में आते हैं। ये सब हमने डिस्कशन कर लिया था फर्स्ट क्लास के अंदर। सेकंड वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या किया? आरएनएस थ्योरम पढ़ ली और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया था। आज जो क्लास है वो हम क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर मोलिकुलरिटी पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे हम इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 4 टाइप की। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। मैक्सिमम 3 ही होती है, फोर्थ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि क्या है? फर्स्ट है मोलिकुलरिटी। तो देखें टॉपिक अपना कौन आज जो पढ़ेंगे कौन सा? पहला पढ़ेंगे हम मोलिकुलरिटी, दूसरा पढ़ेंगे कौन सा हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स और डिफरेंस, इसके कौन से डिफरेंस हैं वो भी पढ़ेंगे, और 0 ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आज। लास्ट 2 क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? सबसे पहले मोलिकुलरिटी के बारे में करते हैं। तो देखें मोलिकुलरिटी क्या होती है, आपने अच्छे से पढ़ भी रखा होगा पहले भी। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है? देखो, इन एनी सिंपल रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेट इज नोन एज मोलिकुलरिटी। मतलब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी बोलते हैं। मान लो मैंने कोई रिएक्शन लिखी 2A + 3B इक्वल टू क्या बन रहा है? 4C। तो यहां देखो A के कितने मोल्स हैं? 2 और B के कितने हैं? 3। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई? 5। ध्यान रहे, लेकिन मैक्सिमम कितनी पॉसिबल हो सकती है? 3 पॉसिबल होती है, तो उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होती है। ध्यान रहे, ये तो ये सही है 3 वाला। तो चलते हैं अपने एग्जांपल की ओर। जो मान लो आगे क्या है, देखो ये से एक एग्जांपल ये दिया हुआ है 5A to D, मतलब 5A कोई रिएक्टेंट है, उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है? D बन रहा है। तो इसके लिए देखो 2A और क्या बन रहा है? 2A से B बन रहा है। तो मतलब इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई? मोलिकुलरिटी इक्वल टू कितनी होगी इसकी? 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 2 हैं। B + 2A कितने हैं? देखो मोलिकुलरिटी में कितने आ रहे हैं? 2 तो A में और 1 कितना आ रहा है? B में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा इसके लिए? मोलिकुलरिटी 3 हो जाएगी। थर्ड वाला स्टेप देखो, इसके अंदर C + A कितना हो गया? 2, मतलब इसमें 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? इसकी मोलिकुलरिटी 2 हो जाती है। चले कुछ और भी इसके बारे में दिया हुआ है। देखो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देखो मैंने पहले बता दिया सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। सिंपल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो यहां किसकी बात कर रहे हैं? केवल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज गिवन फॉर ईच स्टेप। तो हमने क्या किया? सबके लिए ईच स्टेप के लिए दिया है क्या? मोलिकुलरिटी। बट फॉर मेन रिएक्शन, मतलब एक तो क्या होता है सभी स्टेप के लिए होती है, एक ओवरऑल रिएक्शन के लिए होती है। तो यहां क्या लिखा हुआ है? बट फॉर मेन रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज गिवन इन स्लोवेस्ट स्टेप। क्या करना है? मान लो कोई रिएक्शन 4 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उसमें से हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसका सबसे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होता है। जिसका जो स्लोवेस्ट स्टेप मिल गया हमें, तो वही क्या है? उसकी मोलिकुलरिटी कहलाती है। तो देखो क्या है? But for main reaction, molecularity is given in slowest step of the reaction, which is known as molecularity of the reaction। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मान लो मोर देन 1 स्टेप है, तो उस मोर देन 1 स्टेप में क्या होता है? जो भी उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं, वही उसकी क्या कहलाती है? मोलिकुलरिटी कहलाती है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये जो पहला वाला स्टेप है ये कौन सा है? फास्ट है, लिखा हुआ है सामने। सेकंड वाला स्टेप क्या लिखा हुआ है? स्लो। और थर्ड वाला क्या लिखा है? यहाँ पे फास्ट लिखा हुआ है। तो मतलब फर्स्ट वाले स्टेप की मोलिकुलरिटी कितनी आई? 2। सेकंड वाले स्टेप जो कि स्लो है उसकी कितनी आ गई? 3। और थर्ड वाले क्या है जो फास्ट है, कितने आ गई मोलिकुलरिटी? 2 आ गई। तो यहां अगर मैं बात करता हूं मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितनी आ जाएगी? स्लो स्टेप कौन सा है? सेकंड वाला स्लो है। तो सेकंड वाला अगर स्लो है तो मोलिकुलरिटी कितनी आ गई इसकी? 3, क्योंकि इसमें कितने हैं? एक तो B है और 2 क्या है मेरे पास? A है। तो ये थी मोलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट जो कि हमने डिटेल से स्टडी कर ली है। कुछ एग्जांपल्स और ले रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन यहां से रॉन्ग नहीं हो हमारा। देखो इधर
माना कि एक एग्जांपल और लिया है मैंने 2H2O2 H2O प्लस O2, ये कोई रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस है क्या, देखो बैलेंस मुझे नहीं लग रही तो बैलेंस कैसे करेंगे, इसको 2 लगा दो यहां पे, कितना हो गया 2H2O प्लस O2, ये सही होगी बैलेंस। चले आगे सोल्व करते हैं। इसकी मैकेनिज्म होती है, देखो केमिकल रिएक्शन होती है, अगर एक स्टेप में होगी तो मैकेनिज्म होगी नहीं, बाकी अगर मोर देन वन स्टेप में होगी तो मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। तो देखो पहला क्या है, फर्स्ट मैकेनिज्म में पहला जो स्टेप हो क्या है, H2O2 ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, H2O प्लस O में। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, H2O2 ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, H2O प्लस O में। दोनों जो स्टेप है कैसे है, स्लो स्टेप है, ध्यान रहे दोनों स्टेप कैसे हैं, स्लो स्टेप हैं। बात करता हूं अगर स्टेप नंबर 3 की, तो क्या हो गया, O प्लस O मिल क्या बना लिया उन्होंने, O2, मतलब ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर लिया है। ये कैसा स्टेप है, फास्ट रिएक्शन, फास्ट है। तो अगर मुझे इसकी मोलिकुलरिटी अगर निकालनी है तो मोलिकुलरिटी कैसे निकालूंगा, मोलिकुलरिटी पहली बात तो क्या होती है, सभी स्टेप के लिए दी जाती है, और अगर मुझे ओवरऑल रिएक्शन की बात करनी हो तो उन सभी स्टेप में से कोई सा भी एक स्लो स्टेप मिल जाए, उसकी मोलिकुलरिटी जो होती है वही क्या हो जाएगी, उसकी ऑर्डर ऑफ, मतलब उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कहलाती है। चलिए बात करते हैं, मान लो फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी मोलिकुलरिटी कितने हैं, देखो H2O2 कितने हैं, एक ही है, तो किसकी क्या हो गई, 1, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिमोलिकुलर। क्या बोलेंगे इसको हम, यूनिमोलिकुलर। दूसरे स्टेप की बात करता हूं तो H2O2 कितना है, 1 ही है, तो जब H2O2 1 ही है तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी, सेम, मतलब मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी इसकी, 1, मतलब ये भी क्या है आपके पास, यूनिमोलिकुलर है। सी वाले की बात करता हूं, देखो इसमें कितने रिएक्टेंट है, एक ऑक्सीजन ये वाला, एक ऑक्सीजन ये वाला, मतलब 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब भी 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2, मतलब क्या बोलेंगे इसको हम, बाइमोलिकुलर। आई थिंक मोलिकुलरिटी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बात करता हूं कौन सा, सेकंड एग्जांपल की ओर चलता हूं। तो सेकंड एग्जांपल क्या है, देखो 2N2O5 से क्या बना, 4NO2 प्लस O2 बन रहा है। क्या बन रहा है, 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 बन रहा है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है माना कि। इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये वाली गिवन है, तो इसमें स्टेप नंबर 1 ये रहा और स्टेप नंबर 2 कौन सा रहा, नीचे वाला रहा। हमें क्या करना है, इस रिएक्शन में जो ये गिवन है आपको रिएक्शन, इस रिएक्शन में मोलिकुलरिटी निकालने की, टोटल और रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होती है। तो चले करते हैं स्टार्ट। इसमें पहला देखो जो स्टेप है, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी गिवन है, देखो इधर कैलकुलेट करते हैं। मोलिकुलरिटी इक्वल टू क्या होता है, कितने N2O5 है, मेरे पास 1 ही है, तो 1 है तो क्या हो गया इसकी क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम क्या, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, ये कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप, मतलब यही क्या हो जाएगी इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन भी यही हो जाएगी। यही क्या होगी इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन हो गई। चले हम बात करते हैं दूसरे वाले स्टेप की। तो एक तो NO3 है, दूसरा मेरे पास क्या है, N2O5 है, मतलब इसकी जो मोलिकुलरिटी है सेकंड वाले स्टेप की वो कितनी हो गई, 2, मतलब ये क्या है, बाइमोलिकुलर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, यूनिमोलिकुलर, क्योंकि स्लो स्टेप में कितने हैं रिएक्टेंट, 1 ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है। तो मतलब ये था आपका मोलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट। क्या ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले तो मोलिकुलरिटी किसको बोलते हैं, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं वही क्या उसकी मोलिकुलरिटी कहलाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मोलिकुलरिटी क्या होती है, मान लो कोई रिएक्शन है, अगर मान लो 3 स्टेप में या 4 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक स्टेप के लिए, ईच स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, मोलिकुलरिटी देते हैं। थर्ड, अगर मान लो मैं पूछूं कि ओवरऑल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होती है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें से स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, उस स्लो स्टेप के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं। अगर मान लो 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो वही उसकी क्या कहलाती है, मोलिकुलरिटी कहलाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मोलिकुलरिटी। चलते हैं हम आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ओर। देखें आगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्या होगा, यहां से नीट में क्वेश्चन आएगा। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो क्या है, द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन is the sum of power of the concentration of the reactant
इन द रेट लो एक्सप्रेशन, मतलब हमने पढ़ा था रेट लो एक्सप्रेशन, हमने पढ़ा था, मतलब हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, कौन सा, v इक्वल टू के ए की पावर, मतलब a की पावर n1 और b की पावर n2, या इसको ऐसे लिखता हूं v इक्वल टू के a की पावर x और b की पावर क्या लिख दिया मैंने y। तो मतलब क्या बोल रहा चाह रहा है ये डेफिनेशन के अंदर कि किसी भी रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर जो भी कंसंट्रेशन आपको गिवन होती है, उन कंसंट्रेशन की जो पावर है उनको अगर मैं सम कर दूं या ऐड कर दूं या जोड़ दूं, तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाता है, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। वापस बोलता हूं, द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, द सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर मतलब x प्लस वाई कर दूं, या तो n प्लस n2 कर दूं, या फिर x प्लस वाई कर दूं, यही बोलना चाह रहा है। द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन, किसकी पावर, कंसंट्रेशन की पावर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है a और b, क्या है, दोनों रिएक्टेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। वापस आप बात कर लूं इसको, मैं क्या होता है कि कोई भी रेट लो आपको दिया हुआ हो, एक्सप्रेशन है, उसके अंदर कंसंट्रेशन की जितनी भी पावर होगी उनको अगर मैं ऐड कर दूं या सम कर दूं, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। चले आगे, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय n, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, n से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये लिख दिया मैंने n1 प्लस n2, या x प्लस y से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। चलो आगे, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, क्या क्या हो सकता है वैल्यू इसकी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, मैक्सिमम 3 है, 4 नहीं होगी, ध्यान रखें। चले तो कितनी होगी, 0 1 2 3। आगे, एंड इवन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी हो सकती है, 1/2 0.5, मतलब कुछ भी हो सकती है, तो वो भी क्या है, पॉसिबल है। आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, जबकि जो मोलिकुलरिटी होती है वो क्या होती है, थ्योरेटिकल क्या है, एक्सप्रेशन है, मतलब उसको हम थ्योरी के रूप में याद कर लेते हैं, मान लेते हैं, जबकि इसको हम एक्सपेरिमेंटल रूप से इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो क्या है फॉर्मूला, यहां दिया हुआ v इक्वल टू के a की पावर x और b की पावर y, ये क्या है, रेट लो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, ये क्या है, रेट लो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, जो x प्लस y को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कितना ध्यान रखना है, केवल कि कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। चले आगे की ओर, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीट में, इस बार इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, तो मैंने यही एग्जाम्पल दोबारा यहां ले लिया है। क्या है, देखो, दो रिएक्टेंट हैं A और B, उससे क्या बन रहा है, मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें रेट लो लिखना पड़ेगा। तो रेट लो क्या होता है, v इक्वल टू के a की पावर x लिख दिया और मैंने क्या लिख दिया, b की पावर y, ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया रेट लो। अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, जो तीनों दिए हुए हैं वैल्यू, इन तीनों को इस फॉर्म में लिख देना है मेरे को। तो रेट कितनी है, v, ये किसकी वैल्यू है, v की, ये किसकी वैल्यू है, a की, ये किसकी वैल्यू है, b की। तो मुझे क्या करना है, तीनों की वैल्यू पुट कर देता हूं पहले तो मैंने लिखा 4 इक्वल टू के में कोई चेंज नहीं कर रहा क्योंकि के तो क्या है, कांस्टेंट है। तो आगे लिखा a की कंसंट्रेशन कितनी है, a की पावर x, और यहां कितना लिख दिया मैंने, 2 की पावर y, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या लिखा मैंने, v की वैल्यू कितनी है 4, के a की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 2 आ रही है यहां पे, तो 2 की पावर x और यहां कितना है 2 की पावर y, ये क्या आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। थर्ड वाला कौन सा है, 16 है, तो क्या लिखा मैंने यहां पे 16 इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 2 की पावर x और यहां कितनी है 4, कंसंट्रेशन कितनी आ गई 3। मतलब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 किस बेस पे आई, मैंने तीनों की वैल्यू को इस फॉर्मूले में क्या कर दी, पुट करके मैंने ये निकाल दिया तीन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, देखो यहां तक करने के बाद आपको करना पड़ेगा एक काम। कौन सा काम, यहां अगर मान लो मैं बात करता हूं,
ऐसा कौन सा काम करूं, देखो इधर समझना, इन 1, 2 और 3 इक्वेशन जो लिखे हैं मैंने, उनमें से ऐसा क्या काम करूं कि एक कंसंट्रेशन, मतलब इनमें से दो ऐसी चीज लेनी है मेरे को, मान लो या तो इन दोनों को मैं ले लेता हूं या फिर मैं इन दोनों को ले लेता हूं। अब ऐसी कौन सी लूंगा जिसमें मान लो y वाला दिख रहा है पोर्शन, ये वाला y वाला, या तो y वाला कट के एक आ जाए या फिर x वाला कट के एक आ जाए मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैंने इसको लिया। तो कैसे किया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं इस टाइप से सोल्व कर रहा हूं, करूं स्टार्ट करता हूं इसको सोल्व करने के लिए। जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन नंबर 2 ये रही, तो क्या लिखा मैंने, 4 इक्वल टू के 2 की पावर x 2 की पावर y डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा, 4 इक्वल टू के 1 की पावर x और 2 की पावर क्या आ गया, y आ गया। अब क्या करना है, इसको मेरे को अलग अलग कर देना है पूरा। तो क्या आएगा, 4/4 इक्वल टू k/k 2/x। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कंबाइन कर देता हूं उसको मैं। तो क्या लिख दिया मैंने इसको, 2/1 की पावर x और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 2/2 की पावर y। सबको मैंने अलग अलग लिख दिया है। कुछ कैंसिल होता है तो कुछ कैंसिल कर देना है। हमने क्या करना है, 4 से 4 कैंसिल किया तो कितना बच गया, 1। k से k कैंसिल किया तो कितना बच गया, 1। 2 से 2 कैंसिल किया तो क्या गया मेरे पास, 1। 1 की पावर चाहे से आप कितनी करो, y रखो, x रखो, 10 रखो, 15 रखो, 100 रखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कितनी आएगी वैल्यू, उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको आगे सोल्व करता हूं, देखो इसको आगे। तो हमारे पास क्या था, करने के बाद 1 इक्वल टू 1 क्या बचा, 2/1 की पावर x और यहां कितना बच गया, 1। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 इक्वल टू 2 की पावर x। ये मेरे पास लास्ट फ्रैक्शन हमें मिल रहा है। तो इसको सोल्व करना है आगे। तो बताओ, अब आपसे पूछ रहा हूं, x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। इक्वल में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मतलब इस x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 की पावर 1, मतलब 1 इक्वल टू 2 आएगा। मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूं तो माना, सपोज लिखा मैंने यहाँ पे, सपोज क्या आ जाएगा, x की वैल्यू मान लो मैंने 0 पुट की, तो क्या आ गया मेरे पास, 1 इक्वल टू 2 की पावर 0। और हम जानते हैं अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू कितनी आती है, 1। तो मतलब 1 इक्वल टू 1, मतलब दोनों बराबर आ गए। तो मतलब पहला आंसर हमारे पास आ गया कि x की वैल्यू कितनी है, 0 है। ऐसे ही हमें क्या करना है, अब y की वैल्यू में हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो वापस अपने चलते हैं मतलब क्वेश्चन के ऊपर। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से हमने सोल्व कर लिया। अब बात किसी करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 की, इक्वेशन नंबर 3 की। तो चलते हैं वापस उसी टाइप से सोल्व करने के लिए। तो क्या किया मैंने, देखो आगे, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, 16 इक्वल टू के 2 की पावर x और 4 की पावर y डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू के 2 की पावर x और 2 की पावर y। ये दिया हुआ था। कुछ कैंसिल होता, कुछ कैंसिल कर दो। 4 से 16 को कैंसिल किया 4 टाइम, k से k कैंसिल कर दिया, 2x से 2x कैंसिल कर दिया और 2 की पावर y से 4 मतलब कैंसिल किया कितनी बार, 2 टाइम। तो कितना बच गया, 2 की पावर y बच गया। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, कैंसिल करने के बाद मेरे पास आता है आंसर 4 इक्वल टू कितना आ गया, 2 की पावर y। अब मैं वापस वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि 4 आ जाए। अगर मान लो y की वैल्यू पुट करता हूं 0, तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो मतलब 4 इक्वल टू 1 नहीं है, मतलब ये क्या है, रोंग है। अगर मान लो मैं y की वैल्यू करता हूं 1, तो 2 की पावर 1 तो कितना होता है, 2 होता है। तो कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू 2 आंसर आएगा। मतलब ये भी क्या है, सोल्व पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मान लो y की वैल्यू रखता हूं 2, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। मतलब 4 इक्वल टू 4 है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, y इक्वल टू मैंने मान रख दिया वैल्यू कितनी, 2। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 इक्वल टू 4। मतलब दोनों
बैलेंस हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, y तो ये आ गया और x ये आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई। तो x कितना आ गया 0, y कितना आ गया 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल कितना आ गया अपने पास, आंसर आ गया 2। यही क्या है अपना क्वेश्चन था। वापस क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको टेबल दी हुई हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर तीनों के तीनों जो आपकी वैल्यू दी हुई है उसको रेट लॉग में एक्सपेंशन करते हुए इक्वेशन नंबर 1 2 3 दे देना है। उसके बाद क्या करना है, ऐसी कोई वैल्यू देखना है इसमें, मान लो x की वैल्यू या y की वैल्यू, तो दोनों में से एक क्या होना हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जानी चाहिए। तो हमने एक मान लो, अब सबसे पहले क्या किया हमने, y को कैंसिल किया तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई 0। दूसरे में क्या किया हमने, x को कैंसिल करके y की वैल्यू कितनी आ गई 2, दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 0 + 2 = 2। मतलब क्या था, यही क्या है अपने पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। चले आगे, इसका इसी टाइप का सेम एग्जांपल एक और ले लिया है मैंने, वो भी देख लो आप आगे। देखो इधर a + b, कंसंट्रेशन आपको गिवन है, सब कुछ आप समझ गए होंगे कैसे हम करेंगे इसको। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले रेट लो के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है अपने, करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, v = k a की पावर x और b की पावर y, ये रेट लो है। इक्वेशन नंबर 1 बनानी है तो क्या आगे लिख दिया मैंने, 1.6 × 10⁻⁻⁴ = k। a की वैल्यू कितनी है 0.5x और b की वैल्यू कितनी है 0.5y। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या करना है, ये वाली दूसरी वाली वैल्यू कितना है, 3.2 × 10⁻⁻⁴ = k 0.5x और 1 की पावर y, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा वाला देख लो, 3.2 × 10⁻⁻⁴ = k कितना है 1x और b की वैल्यू कितनी है 1 की पावर y, इक्वेशन नंबर क्या आ गया 3 आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक तो कैंसिल करना है, एक बचा लेना है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो इधर इक्वेशन नंबर 1 में 1 और 2 को लेता हूं तो x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2 को लूंगा तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को वही करना है सबसे पहले जो मैंने बताया है पहले भी, इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड करना है किसको, इक्वेशन नंबर 1 से, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 से। तो कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करा, कितना आ गया 3.2 × 10⁻⁻⁴ = k 0.5x 1 की पावर y, ये वाले वैल्यू पुट कर दी मैंने, डिवाइडेड बाय वैल्यू पुट करी 1.6 × 10⁻⁻⁴ = k 0.5x और 0.5y। देखो इधर क्या कैंसिल हो सकता है, यहां से देखो 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल कर दिया, k से k कैंसिल कर दिया, 1.6 को कैंसिल किया, 3.2 से कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, 0.5x से 0.5x मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास क्या आंसर आता है मैं देखता हूं अगले स्लाइड के अंदर, मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है 2 = आगे देखो 2 = 1/0.5y। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो कितना आ गया 2 = 2 की पावर y। अब वही सेम क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा वापस कि इस y की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये इसके इक्वल आ जाए। तो हमें यहां क्या है 2 है, 0 रखूंगा तो आंसर कितना आंसर आएगा 1, 2 = 1 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहां वैल्यू पुट क्या करनी है, y = 1। तो y = 1 करूंगा तो क्या आएगा 2 = 2 की पावर 1 = 2 की पावर 2, मतलब y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी हमें, तब ये आ गया आंसर। हमें एज्यूम करना है, ये चीज आपको दिया हुआ नहीं है, कैलकुलेट आप नहीं कर सकते इस चीज को, केवल और केवल आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। चले आगे सेकंड बात करता हूं, आगे चलता हूं। तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड करता हूं, देखो इधर वापस चलते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास, केवल और केवल x बच जाएगा। चले आगे 3.2 × 10⁻⁻⁴ = k कितना है 0.5 है, क्या नहीं 1 आ रहा है,
1 की पावर x और क्या है 1 की पावर y। इक्वेशन नंबर क्या थी, ये 3 थी, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 इक्वल टू के 0.5x और क्या है 1 की पावर y। यही था, देखो ये है 1 की पावर y, 1 की पावर y, 1 की पावर x और 0.5x। चलें सोल्व करते हैं इसको। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना है। तो कैंसिल क्या होगा, 1 की पावर 1 से 1 की पावर y उड़ा दिया, k से k उड़ा दिया, 3.10 की पावर माइनस 4 10 की पावर माइनस 4, 3.2 से 3.2, तो क्या बच गया मेरे पास 1 इक्वल टू कितना बच गया 1/0.5x। अगर इसको सोल्व करता हूं, कैंसिल करता हूं, तो कैंसिल करने पर कितना आएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 की पावर x आ जाएगा। सेम क्वेश्चन वापस दोबारा पूछूंगा, 2 की पावर कितनी रखूं कि 1 आ जाए। तो हमें क्या करना, मैंने बताया था किसी की भी पावर अगर 0 रख दूं तो मैंने क्या कर दिया x इक्वल टू रख दिया 0, तो कितना आ गया 1 इक्वल टू 2 की पावर 0, तो ये 1 इक्वल टू 1 आंसर आ गया। तो x इक्वल टू 0 यहां मिल गया और y इक्वल टू 1 यहां मिल गया। तो हमें क्या निकालना है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फॉर्मूला x प्लस वाई। x कितना है, x आया 0, y कितना है 1, तो टोटल कितना आ गया आंसर हमारा 1, जो कि क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 2 क्वेश्चन मैंने बताए ताकि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहे। आई थिंक अगर मान लो टेबल आती है ऐसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की तो आप आराम से निकाल लोगे। चलते हैं हम आगे, देखो क्या है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान रहे फॉर्मूला हमारा पहले भी सेम था, आज भी सेम है। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई। चले ऊपर वाले की बात करता हूं, मान लो फर्स्ट वाले की बात करता हूं, तो फर्स्ट वाले में क्या है, x की वैल्यू कितनी है, मान लो यहां दी हुई है हाफ, और y की वैल्यू कितनी है, यहां पे है 3/2। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वैल्यू पुट करूंगा किसके अंदर, फॉर्मूले में। तो क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू x प्लस वाई। x कितना है हाफ, y कितना है 3/2, दोनों का एलसीएम लिया कितना आ गया 2, 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 4/2, सोल्व किया कितना आ गया 2। तो मतलब इसका आंसर तो आ गया मेरे पास 2। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। पहले का आंसर आ गया। चलते हैं दूसरे की ओर, दूसरे का और देख लो। दूसरा क्या है, देखो क्वेश्चन देखो, पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं। रेट इक्वल टू k a की पावर 3/2 और b की पावर कितनी है -1। तो हमें क्या है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -k1। हमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें लगाना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई। x क्या होता है, x है 3/2 मेरे पास, तो 3/2 प्लस -k1 कितना आ गया मेरे पास 3/2 प्लस -k1 की बात करता हूं। ठीक, (3/2 प्लस -1 मेरे पास आ गया है। तो मैं इसको क्या करूंगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा 3/2 माइनस का 1, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 टाइम, तो कितना आ गया 2। तो कितना आ गया मेरे पास आंसर, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1, तो कितना आ गया हाफ। तो जो सेकंड वाला जो हमारे पास दिया हुआ था, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने आ गया मेरे पास, हाफ बोल दो या क्या बोल दो 0.5 बोल दो इसको। तो ये था क्या अपना, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या है नीट में बहुत बार पूछे गए हैं, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी लिए थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो कि क्या है टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोनों में हमें क्या है डिफरेंस निकालने हैं, डिफरेंस आइडेंटिफाई करने कौन कौन से। देखो इधर पहले बात करता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है। देखो इट इज द सम ऑफ द पावर राइज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन। मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं कि किसी भी रेट ऑफ, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका जब भी हम रेट लो के रूप में एक्सप्रेशन करेंगे तो उसकी जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर होती है उनको ऐड करने पर जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। मोलिकुलरिटी की बात करता हूं तो मोलिकुलरिटी क्या होती है कि
कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी स्लोवेस्ट स्टेप आता है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी मोलिकुलरिटी कहलाती है। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन, उसको बोलते हैं हम क्या, मोलिकुलरिटी। दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन, मतलब ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसको हम रेट लॉ से डिटरमाइन करते हैं। जबकि मोलिकुलरिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब हम देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें मोलिकुलरिटी कितनी है। आगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीजर, मतलब जीरो भी हो सकती है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 भी हो सकती हैं, और क्या हो सकती है इसके अंदर, पॉइंट या डेसिमल के अंदर भी हो सकती है, मतलब फ्रैक्शन भी होगी, डेसिमल में होगी, और क्या होगी, जीरो भी हो सकती है। जबकि मोलिकुलरिटी क्या होती है, कभी भी जीरो नहीं होगी और फ्रैक्शन के रूप में नहीं आएगी, कभी 0.5 वगैरह भी नहीं आएगा, कितना आएगा, 1 2 3 आएगी। ठीक, बात चलते हैं आगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हैव नेगेटिव वैल्यू, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है नेगेटिव में भी आ सकती है, जबकि ये नेगेटिव में, मोलिकुलरिटी नेगेटिव में नहीं आती है। चले आगे, इट इज असाइन्ड फॉर ओवरऑल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरी रिएक्शन के लिए दी जाती है, प्रत्येक स्टेप के लिए नहीं दी जाती। जबकि मोलिकुलरिटी क्या होती है, प्रत्येक या ईच स्टेप के लिए दी जाती है। चले आगे, नेक्स्ट, इट डिपेंड अपॉन प्रेशर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेशर पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। चले आगे, जबकि मोलिकुलरिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का और प्रेशर का कोई इफेक्ट इस पे नहीं होता है। तो ये थे डिफरेंस किसके अंदर, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच के अंदर। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से टाइप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, तो ध्यान रहे अपना, कौन से कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और कौन सा होता है, थर्ड ऑर्डर होता है। चले आगे, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो डिटेल से किसकी बात करेंगे, हम केवल और केवल जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ पाएंगे, इतना ही टाइम आज हमें मिल पाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज, पहली बात तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर जितनी भी पावर है उसको सम करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो अगर मैं इसको बात करता हूं किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो वो पावर ऐड करने के बाद अगर वैल्यू जीरो आती है तो उसको क्या बोल देंगे हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर वैल्यू ऐड मतलब x + y करने पर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो किसको बोल देंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देंगे। अगर x + y की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो क्या बोलेंगे, उसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और मान लो x + y की वैल्यू अगर 3 आ रही है उसको बोलेंगे हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। चलो बात करते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। इट इज डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ग्रो और डिक्रीज। मतलब अगर मान लो कंसंट्रेशन ही जीरो आ गई, कंसंट्रेशन पावर जीरो आ गई, तो वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही हो या कम हो रही हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तो वो क्या होता है, इस पे डिपेंड नहीं करती है, पहली बात। तो आगे, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। इसकी रेट क्या रहती है, रेट कांस्टेंट की हमेशा इक्वल रहती है ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन सिंस द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर। मतलब क्या बोल, वही बात बोली मैंने, अगर x + y की वैल्यू जीरो आती है, मतलब किसकी होगी, पावर अगर जीरो आ रही है, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। आई थिंक वही बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, v = k, a की पावर अगर मैंने लिख दिया जीरो, तो ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर कितनी आ गई, जीरो आ गई। बात समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे की ओर। देखो क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, इसको कैसे सोल्व करेंगे। माना कि कोई रिएक्टेंट था A, किसमें चेंज हो रहा है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो जब भी कोई रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो माना कि t = 0 पर इसकी वैल्यू कितनी थी, a थी। मतलब ये कहता कंसंट्रेशन कितनी थी, a की स्मॉल a थी। कुछ टाइम बाद मान लो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई होगी, t टाइम बाद a - x कम हो गई होगी, और ये कितना बन गया होगा, मान लो x बन गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्या बात करते हैं इसके अंदर हम, अकॉर्डिंग टू रेट लो, तो क्या होता है रेट लो के अकॉर्डिंग हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, V प्रोपोर्शनल किसके होता है, V प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन A माइनस एक्स की पावर 0। ये तो पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो पावर कितनी आएगी, 0 आएगी। तो V प्रोपोर्शनल किसके आ गया, A माइनस एक्स की पावर 0। अगर मैं V की बात करता हूं तो V क्या होती है, वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं इसको क्या करता हूं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या आएगा, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल A माइनस एक्स की पावर 0। आई थिंक पूरी बात समझ आ गई होगी। अगर मान लो ये प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ गया, k a माइनस एक्स की पावर 0। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि किसी की भी पावर अगर 0 रहती है तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहां क्या लिख दिया मैंने, चूंकि 1 माइनस एक्स की पावर अगर 0 है तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब इसको मैं पुट करता हूं वैल्यू को तो क्या आ गया मेरे पास, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ गया, k। a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई मेरे पास। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस साइड। तो क्या आ गया मेरे पास, dx इक्वल टू k इंटू dt। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले मतलब फॉर्मूला हम इस प्रकार से डिराइव करेंगे, कैसे, A कोई रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, t बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, स्मॉल a। t बराबर t टाइम बाद क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स मतलब बच जाएगा और x ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू रेट लो हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेशन करेंगे तो v प्रोपोर्शनल किसका आएगा, कंसंट्रेशन के। तो a माइनस एक्स की पावर कितनी कर दी, 0। 0 क्यों किया, क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद मैंने v को किस फॉर्म में लिखा, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स की पावर 0। हम जानते हैं a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, की पावर 0 का होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो फॉर्मूला क्या आ गया, dx अपॉन dt इक्वल टू k। dx इक्वल टू क्या आ गया, k इंटू dt, मतलब dt को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है इसके अंदर। चलते हैं आगे, सोल्व करते हैं और आगे। अब मुझे क्या करना है, इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन करूंगा। जब इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू के, तो क्या है, कांस्टेंट है तो के बाहर आ गया, 1 इंटू डी टी ये आ गया। इंटीग्रेशन का हमने यहां क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड। तो जब इंटीग्रेशन करूंगा तो एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। फॉर्मूला क्या आता है, देखो फॉर्मूला आएगा 1 इंटू डी एक्स। अगर मुझे पास इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास, या डी टी याद करूंगा तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला है ये ना, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, याद रखना है आपको फॉर्मूला ये वाला। तो क्या मैं करता हूं, ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो आप देखते हैं आगे जगह है क्या, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या आया था, लास्ट इंटीग्रेशन कर रहे थे हम, इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे, 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू के 1 इंटू डी टी का। मैंने यहाँ पे क्या बताया, इसका फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला क्या होता है कि 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स होगा तो साथ में क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा साइड में। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, एक्स इक्वल टू के, इसका मल्टीपल में आया है तो क्या लिखा, के टी प्लस सी। सी क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, क्या आ गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। तो जब इसको मैं बात करता हूं, सी को मुझे हटाना है यहां से, तो क्या करना पड़ेगा कि मैंने यहां करना है, सपोज t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू कितना था, 0 था। देखो वापस इक्वेशन की बात करता हूं स्टार्टिंग की, t इक्वल टू 0 पर a था, x तो था ही नहीं। तो मतलब क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, सपोज कर रहा हूं कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू कितना है, 0 है। तो मैं अगर मैं इस वाली वैल्यू मान ली इसको देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 0 इक्वल टू t की वैल्यू अगर 0 है तो k भी कितना हो जाएगा, k इंटू 0 प्लस c। तो कितना आ गया, c इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 0। बात में आ गई, ये मैंने निकाला है, सोल्व किया है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आगे आपस पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू
x इक्वल टू के टी, यही क्या है मेरे पास आपकी जो हेडिंग थी, हेडिंग क्या थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो यहां लिखता हूं मैं, ये क्या आ गया मेरे पास, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रहना चाहिए कि x इक्वल टू क्या होता है, के टी होता है। अगर मैं बात करता हूं x और t में ग्राफ खींचने की, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये x और ये क्या हो गया t। फॉर्मूला मैंने लास्ट वाले क्लास में फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो यहां क्या है, y इक्वल टू एम एक्स आ रहा है, y इक्वल टू एम एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा सीधा। तो ये इसका क्या है, x और t में क्या आ गया अपने पास, ग्राफ भी आ गया। तो ये था क्या है अपने पास, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं। चले आगे, बात में आगे होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है अपना हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसकी यूनिट की बात करते हैं। चलते हैं आगे, देखो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला क्या आया गया, लास्ट फॉर्मूला आया x इक्वल टू के टी आया, ठीक। हाफ टाइम की अगर मैं बात करता हूं, तो हाफ लाइफ की बात करता हूं या हाफ टाइम की बात करता हूं, तो होता क्या है, कोई भी रिएक्टेंट अगर कितना 50% कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी हाफ टाइम बोलते हैं। तो माना कि मैंने क्या लिख दिया, हाफ टाइम इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, t इक्वल टू कितना हो गया, मान लो सपोज t हाफ कर दिया मैंने इसको, मतलब टाइम कितना हो गया, हाफ हो गया। रिएक्टेंट कितना हो गया, मान लो x था, तो x कितना था पहले, टोटल मैंने कितना बताया था, a था, स्मॉल a, बाद में क्या हो गया, a माइनस एक्स हो गया था, तो मैंने क्या लिख दिया, x की वैल्यू कितनी लिख दी, हाफ, मतलब a/2 लिख दी। दोनों की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं उसके अंदर, रेट इक्वेशन के अंदर, पुट द वैल्यू इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू कितनी कर दी, a/2 इक्वल टू के ऐसा का ऐसा, और t क्या लिख दिया मैंने, t हाफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मान लो मैं वैल्यू पुट करता हूं तो कितना आ गया, t हाफ इक्वल टू मेरे पास आ गया a/2k। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास हाफ टाइम या हाफ लाइफ। डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है, याद भी रखना पड़ेगा कि हाफ लाइफ इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक और चीज ये तो आगे इसकी हाफ लाइफ, हमें क्या निकालना है, यूनिट ऑफ के निकालना। तो के की यूनिट क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। चलते हैं इधर, देखो के की बात कर रहा हूं, चलेंगे की ओर। तो के की यूनिट क्या होती है, देखो मुझे के की निकालना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, टी हाफ इक्वल टू a/2k। तो क्या इतना हो गया, के की निकालना है तो a/2 इंटू टी हाफ, a इंटू के इक्वल टू a/2 इंटू टी हाफ। चलें आगे सोल्व करते हैं। k इक्वल टू a क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर अपॉन 2 की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि क्या है, 2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और टी हाफ की मतलब टी क्या होता है, टाइम, टाइम क्या होता है, सेकंड। तो जब इसको सोल्व करता हूं तो कितना आएगा, मोल लीटर -1 सेकंड -1, जिसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई किसकी, के की। तो आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। क्या क्या निकाला हमने इसके बारे में, क्या क्या पढ़ा हमने। पहले तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, जीरो ऑर्डर क्या होती है। उसके बाद हमने इसके अंदर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला निकाल लिया। कैसे, t इक्वल टू 0 पर a होता है t और t इक्वल टू टी टाइम बाद क्या हो जाएगा, a माइनस उसमें से निकल जाएगा और x क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। वहां से हमने फॉर्मूला किया गया x इक्वल टू के टी इंटीग्रेशन के थ्रू, और लास्ट में हमने उसका हाफ टाइम निकाल के की यूनिट, के की क्या कर दी हमने, यूनिट और निकाल दी। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है अपना, देखो एक कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। कौन सा है, देखो पहला एग्जांपल दिया हुआ है जो क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन आर एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब पहली बात तो ध्यान रखने की बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, डिपेंड नहीं करती कि कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की। तो पहला एग्जांपल है H2 + Cl2 2HCl। आपको दिखने में क्या दिख रहा होगा, दो रिएक्टेंट दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन, ये क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो ये क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको क्या कंसीडर करते हैं हम, जीरो ऑर्डर के अंदर कंसीडर करते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ओवर ए हॉट प्लेटिनम सरफेस।
ठीक है, ये भी किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, आपको याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन यही कंफ्यूज करेगा आपको। आयोडाइजेशन ऑफ एसीटोन इन H प्लस आयन रीच मीडियम, मतलब किसमें क्या होता है, जो H प्लस आयन होता है वो किसमें होता है, रीच मीडियम के अंदर होता है। तो ये किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। रिएक्शन वेयर इन ए कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड एंड इज सैचुरेटेड बाय रिएक्टेंट आर जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ये केस है, ये मतलब अगर ये केस अप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लाई होती है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, अभी बात करी थी हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, 2 मिनट पहले निकाल ली, उसके बारे में बात कर ली। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, वापस एग्जांपल के ऊपर आगे। एग्जांपल क्या है, देखो, इफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान रहे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, मतलब 50% पूरा होने में टाइम कितना लग रहा है, उसको 100 मिनट लग रहे हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन 50% को पूरा होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 100 मिनट लग रहे हैं। तो अगर वही रिएक्शन अगर 75% कंप्लीट हो जाएगी तो उसको कितना टाइम लग जाएगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलें आगे देखें। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू के टी, x इक्वल टू कितना था, के टी था। हमारे पास सीधा दो तरीके हैं, दो तरीके मतलब 50% मतलब आप समझ गए, हाफ टाइम आपको गिवन है तो हाफ टाइम मतलब निकालने क्या फॉर्मूला है, टी हाफ इक्वल टू a अपॉन 2k होता है। ये लिखा हमने, क्या लिखा, टी हाफ इक्वल टू कितना होता है, a अपॉन 2k होता है। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है इसके अंदर टी हाफ कितना दिया है, टी हाफ दिया है अपने को कितना, 100 मिनट। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे टी हाफ इक्वल टू कितना दिया उन्होंने, 100 मिनट हमें दिया। तो मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ, तो वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 100 इक्वल टू a अपॉन 2k, और k की वैल्यू को निकालूंगा तो क्या आएगा, a अपॉन 200। यहां से तो मैंने ये निकाल लिया कि अब दूसरा क्या पूछ रहा है कि 75% कंप्लीट होने में उसका कितना टाइम लगेगा, तो 75% कर लो। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसको 3/4 a लिखना पड़ेगा, इक्वल टू k हमें पता नहीं है, t निकालना है, k यहां से निकाल लेंगे तो क्या आएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 a इंटू 1/k। तो t इक्वल टू कितना हो गया, 3/4 इंटू a इंटू कंसंट्रेशन में डिपेंड करती ही नहीं है, तो कंसंट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। के की वैल्यू कितनी है, a अपॉन 200, तो 200 अपॉन a, a से a कैंसिल किया, 4 से मैंने 200 को कैंसिल किया, कितने टाइम, 50 टाइम, तो कितना आ गया, 150 मिनट इसको क्या हो जाएंगे, 75% कंप्लीट होने में इसको लग जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बात करते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूं दूसरे एग्जांपल की, देखो सेम एग्जांपल दूसरा वो लिया हुआ मैंने, क्या है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्राइमरी कंसंट्रेशन इज 5 एंड इट्स हाफ टाइम इज 10, कितना है हाफ टाइम इसका, 10 है। इफ कंसंट्रेशन इज 50 देन कैलकुलेट इसका हाफ टाइम, दूसरा हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हाफ टाइम। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करना है। अगर दोनों में आपको क्या दिया हुआ है, हाफ टाइम दिया, एक मतलब हाफ टाइम दिया हुआ हो और कंसंट्रेशन दी हुई हो, तो हमें क्या करना है, अप्लाई करना है हाफ टाइम वाला फॉर्मूला। तो हाफ टाइम का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ इक्वल टू a अपॉन 2k। तो इसमें से 2 क्या है, कांस्टेंट कर दो, एक और k को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर टी हाफ निकाल रहा हूं पहले वाले के लिए। तो टी हाफ कितना दिया हुआ है इसके अंदर, 10 मिनट, इक्वल टू a कितनी है, 5 अपॉन 2k। यह क्या आ गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन दे दी उसने कितनी, 50, तो 50 क्या है कंसंट्रेशन, तो क्या लिख दिया मैंने, टी निकालना है, टी हाफ निकालना है, तो कितना हो गया, कंसंट्रेशन 50 अपॉन 2k। इसको दे दिया मैंने क्या, इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टी हाफ इक्वल टू 50 अपॉन 2k डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 5 अपॉन 2k। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना है। तो कैंसिल क्या होगा, 2k से 2 कैंसिल किया, 5 को कैंसिल किया 50 से 10 टाइम, तो क्या आ गया, टी हाफ इक्वल टू 10 अपॉन 1 आ गया। 10 को करूंगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, टी हाफ इक्वल टू 100 मिनट इसको लगेंगी। तो ये क्या आ गया अपने पास, टाइम आ गया कितना, 100 मिनट के अंदर। वापस देखते हैं कैसे किया। सबसे पहले टी हाफ के अंदर वैल्यू पुट करी, कितनी आ गई, 10 मिनट है किसका, 5 कंसंट्रेशन है तब, और टी हाफ क्या है दूसरा वाला जो कि हमें कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन कितनी दी हुई इसकी, 50। हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 डाल देना है। 2 में 1 से डिवाइड किया तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया, 50 अपॉन 2k,
और 10 इक्वल टू क्या आ गया 5.2 के, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना है और बचा जो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। ये था क्या है दूसरा एग्जांपल किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। एक एग्जांपल हमने क्या किया इसके अंदर, हाफ टाइम का ले लिया, एक हमने फुल रिएक्शन का ले लिया x इक्वल टू KT के अकॉर्डिंग। तो ये थी आज की अपनी क्लास जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला। हमने क्या उसका ग्राफ बनाया x और t के बीच में, साथ में उसका हाफ टाइम निकाला, k की यूनिट निकाली और लास्ट में हमने कुछ एग्जांपल्स उसके बारे में डिटेल से करे ताकि आपका पूरा कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।